गोरखाकालीन शासन। वैसे तो इसका एक बड़ा हिस्सा कवर हो चुका है चंद शासक और परमार वंश के शासकों को जब हम पढ़ रहे थे तब, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको इस लेक्चर में कवर करते हैं और गोरखाकालीन का जो भी इतिहास या जो भी पीरियड रहा है उत्तराखंड का उसको कंसोलिडेट करेंगे इस लेक्चर में। आपको पता होगा गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल, कुमाऊं से शुरुआत करके गढ़वाल पे शासन किया था। कुमाऊं पर लगभग 25 वर्ष और गढ़वाल पर लगभग 10.5 यानी 10.5 वर्ष शासन किया। गोरखाओं का शासन इतना अन्याय और अत्याचारपूर्ण था कि इसका दर्द अभी भी इतिहास के पन्नों में मिल जाएगा आपको अगर आप किसी इतिहास की किताब उठा के देखो। भूमि कर से लेकर न्याय प्रणाली तक जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किया उत्तराखंड की जनता पर, वो एक असहनीय है। तो उसकी कुछ झलकियां हम इस लेक्चर में भी समझेंगे और उसकी जो मेन वजह है वो तो आपको पता है, हम सबको पता है कि हर एक प्रशासक, हर एक राजा का एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण होता है अपने आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जीतने का। इसी तरह से नेपाल, जो कि खासकर कुमाऊं से सटा हुआ रीजन था या जिसकी सीमा कुमाऊं से लगती थी, उस समय नेपाल का राजा था राजा रण बहादुर शाह। ये नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। इसके टाइम पे कुमाऊं में उस समय जो शासन कर रहे थे वो थे, ये लगभग हम बात कर रहे हैं 1790 की, 90 ईस्वी की। कुमाऊं में इस समय शासन था महेंद्र चंद्र का, महेंद्र चंद्र। और गढ़वाल में इस टाइम पे जो शासन था वो था प्रद्युम्न शाह का। तो समझने की बात यह है, रण बहादुर शाह ने यूं ही नहीं भेज दिया अपने सेनापति अमर सिंह थापा और बाकी हस्तिया दल जैसे सेनापति कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। वो एक कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाबे। तो इसी तरह से कुमाऊं में एक व्यक्ति जिसका नाम है हर्षदेव जोशी, ये इतना स्वार्थी और इतना, एक तरह से कह सकते हो आप, संकुचित दृष्टिकोण वाला व्यक्ति था। ये विभीषण का काम किया इसने रण बहादुर शाह के टाइम पे उसको आक्रमण करने के लिए। हर्षदेव जोशी ने आमंत्रण दिया आक्रमण का, किसको? रण बहादुर शाह को। क्यों दिया? कुछ पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। इसको लगा कि अगर मैं गोरखाओं को इनवाइट करूंगा कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए तो ये मुझे एक खास पद और कुछ और चीज़ें यानी राज्य और धन संबंधी चीज़ें इसको देंगे, या कोई हो सकता है कि इसको यहाँ का शासक बना दें। लेकिन इससे क्या पता था कि गोरखा इसकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरने वाले। तो हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं के, चाहे हम राजकोष के बारे में कहें, सेना के बारे में कहें या रास्तों के बारे में कहें, इसने पत्रों द्वारा सारे राज गोरखाओं को सौंप दिए। मतलब इसको बता दिए, सारे राज गोरखाओं को बताए। अब जब पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी राज्य के जब राजा को सारे राज पता चल जाते हैं, उसे पता चल जाता है कि राजकोष में धन की कमी है, उसे ये भी पता चल जाता है कि जो इस समय शासन कर रहा है उसका जो परिवार है उसमें आपसी फूट पड़ी हुई है, उसे भी ये भी पता चलेगा कि जो वर्तमान में शासक की जो सेना है उसके पास किस तरह के हथियार है, कितना सेना बल है। तो वो पूरी तैयारी से आता है और इसीलिए इसके आमंत्रण पर जब रण बहादुर साहब को सारी जानकारी मिल गई और ये कन्फर्म, मतलब ये श्योर शॉट हो गया कि हाँ अगर इस हिसाब से तैयारी करके जाएंगे तो जीत पक्की है, फिर उन्होंने क्या किया, अमर सिंह थापा और भी कई सारे सेनापति थे, शूरवीर एक सेनापति का नाम आता है, ये कई सेनापतियों और कई सैन्य अधिकारियों के नेतृत्व में एक सेना भेजी। और इस सेना ने क्या किया, 1791 में, 1790 कह सकते हैं हम, सबसे पहले 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया। और हम जानते हैं कि 1790 में कुमाऊं पर कौन थे? राजा महेंद्र चंद्र। राजा महेंद्र चंद्र और उनके चाचा, एक नाम है इनका कुंवर लाल सिंह, इन दोनों ने मिलकर काफ़ी कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन इनके पास इतना सेना बल नहीं था। और दूसरी चीज़, गोरखा जो थे वो बहुत ज़्यादा लड़ाकू और एक क्रूर किस्म के थे सैनिक।
तो इनको रोकने में ये महेंद्र चंद असफल हुए और महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में गोरखाओं की विजय हुई। तो इस तरह से 1790 में, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1790 में तो कुमाऊं पर उन्होंने अधिकार कर लिया। जब कुमाऊं पर इनका अधिकार हो गया और इन्होंने चंद वंश, जो महेंद्र चंद जो कि चंद वंश के अंतिम शासक थे, जब इन्होंने चंद वंश का अंत कर दिया, फिर ये रुख करते हैं 1791 में गढ़वाल की तरफ। और गढ़वाल में इस समय शासन किसका है? प्रद्युम्न शाह का। तो गढ़वाल की तरफ जब ये रुख करते हैं तो अल्मोड़ा के पास एक जगह पड़ती है लंगूरगढ़। इस लंगूरगढ़ में ये अपना डेरा जमा लेते हैं। कौन? गोरखा। और समझने वाली बात यह है, इस जगह पे लंगूरगढ़ जो जगह थी, यहाँ पे लगभग महीनों ये डेरा जमाए रहते हैं और इनको जो सहायता मिलती है गोरखाओं को, ठीक है, यहाँ पे डेरा किसने जमाया है? गोरखाओं ने। गोरखाओं की सेना का डेरा। अब सवाल यह है कि इनका जो डेरा था, इनको जो सहायता मिल रही थी वो किससे मिल रही थी? वही जो घर का वेदी लंका ढा रहा था, हर्षदेव जोशी। एक हर्षदेव जोशी और एक नाम और आता है मेहरा। ये दो व्यक्ति थे देशद्रोही किस्म के, जो इनको सहायता पहुंचा रहे थे किसमें? लंगूरगढ़ में। और उस समय कौन शासक थे? प्रद्युम्न शाह थे। और प्रद्युम्न शाह के टाइम पे, यहाँ इस टाइम पे अभी क्या हो रहा है, ध्यान से समझने वाली बात है कि प्रद्युम्न शाह अभी तैयार नहीं है, उनके पास इतना सैन्य बल नहीं है कि ये गोरखाओं से लड़ सके। लेकिन ये कहीं ना कहीं, जो हम कह सकते हैं भौगोलिक स्थिति से और थोड़ा प्रद्युम्न शाह की चालाकी से, कि इनको यहीं पे रोके रहते हैं। कहाँ? लंगूरगढ़ में। और होता क्या है, किस्मत यहाँ पे साथ देती थी है, और 1792 में नेपाल पर चीन आक्रमण कर देता है। नेपाल पर चीन का आक्रमण हो जाता है। और ये बात जब गोरखाओं को पता चलती है तो अब इनके पास ऑप्शन नहीं है कि यहाँ और समय अधिक रुक पाएँ। तो होता क्या है कि अब ये, क्योंकि इन्हें नेपाल को भी बचाना है वरना चीन नेपाल पर कब्जा कर लेगा, तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक संधि प्रस्ताव भेजते हैं प्रद्युम्न शाह के पास में और कहते हैं कि भाई ठीक है, हम आक्रमण नहीं करेंगे लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। तो इस संधि प्रस्ताव को प्रद्युम्न शाह मान जाते हैं और वो कहीं ना कहीं इनसे छुटकारा पाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रति वर्ष कुछ राशि तय होती है, ठीक है, और कई जगह ये आपको 30,000 मिलेगी और कुछ जगह ये 25,000 प्रति वर्ष मिलती है। और ये राशि कौन देगा? ये राशि देंगे प्रद्युम्न शाह। और किसको देंगे? गोरखाओं को। तो प्रद्युम्न शाह ने हाँ भर ली कि ठीक है, हम आपको 25 या 30,000 जो भी राशि तय हुई थी, हम आपको प्रतिवर्ष देने को तैयार है, लेकिन इसके एवज में आप कभी भी दोबारा आप गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करोगे। तो फिलहाल तो ये चले जाते हैं। तो यहाँ पे संधि होती है, कौन सी? लंगूरगढ़ की संधि। तो इसको बोलते हैं लंगूरगढ़ की संधि। तो फिलहाल ये युद्ध टल जाता है। लेकिन जब समय आता है 1803 का, 1803 में गढ़वाल में इसमें शासक वही है, कौन? प्रद्युम्न शाह हैं, ध्यान रखना है। लेकिन यहां पे इस समय तक दिक्कत एक और आ जाती है कि प्रद्युम्न शाह के जो भाई थे, एक तो पहले ही चला गया था, ठीक है, जगत करके नाम था उसका, लेकिन इसका जो छोटा भाई होता है पराक्रम शाह, ये दिक्कत पैदा कर देता है। ये राज्य सत्ता को हथियाने या पाने के चक्कर में गृह कलह शुरू हो जाता है, एक तरह से कह सकते हो आप, गृह युद्ध शुरू हो जाता है और ये प्रद्युम्न शाह के अगेंस्ट षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। साथ में ही 1803 में ही एक भूकंप आता है और इस भूकंप में प्रद्युम्न शाह की जो खासकर जो राजमहल होता है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो और राजमहल क्या, पूरे गढ़वाल रीजन में इस भूकंप की वजह से राजकोष काफ़ी हद तक खाली हो जाता है। और ये सूचना गोरखाओं तक पहुंचाई जाती है, किसके द्वारा? घर के भेदियों के द्वारा। तो 1803 में जब गोरखाओं को पता चलता है कि प्रद्युम्न शाह इस समय कमज़ोर पड़ गए हैं, ठीक है, फिर गोरखा क्या करते हैं, दोबारा आक्रमण करते हैं। और इस आक्रमण को प्रद्युम्न शाह
मतलब फेस नहीं कर पाते, एक कह सकते हैं एक तरह से इनकी हार हो जाती है और प्रद्युम्न शाह इस समय भाग जाते हैं सहारनपुर के लिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस समय प्रद्युम्न शाह की हार होती है और प्रद्युम्न शाह हार के चले जाते हैं अपने आप को बचाकर सहारनपुर में। और सहारनपुर में फिर ये 1 साल तक क्या करते हैं, एक गुर्जर राजा आए हैं रामदयाल सिंह, इनसे जो भी ये अपने साथ जेवरात आभूषण या जो धन राजकोष से ले गए बचा के, उसके एवज में इनसे ये क्या करते हैं, सहायता लेते हैं। रामदयाल जो गुर्जर एक लोकल राजा थे इनसे, और ये पुनः फिर क्या करते हैं 12,000 की सेना एक तैयार करते हैं, 12,000 सैनिक फिर से तैयार करते हैं। और दोबारा फिर ये 1804 में कोशिश करते हैं गोरखाओं से गढ़वाल रीजन को मुक्त करने की। तो 1804 पर्टिकुलर डेट है, वो है 4 मई 1804। और इस 1804 में क्या होता है, देहरादून के नज़दीक एक जगह पड़ती है खुड़बड़ा। ये हम पवार जब शासक पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने बात की थी। तो यहाँ पे अब क्या होता है, खुड़बड़ा में युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं खुड़बड़ा युद्ध या खुड़बड़ा का युद्ध। इस युद्ध में गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच में युद्ध होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रद्युम्न शाह यहाँ पे हार जाते हैं और ये शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है 1804 में पूरी तरह से फिर ये गोरखा गढ़वाल पर भी 1804 में अधिकार कर लेते हैं। अब होता क्या है कि इस युद्ध में सुदर्शन शाह जो कि प्रद्युम्न शाह का बेटा था ये बच जाता है, और ये फिर क्या करता है दोबारा 1814 में सुदर्शन शाह जो कि अभी बच के निकल गया था और ये कहाँ रह रहा था, हरिद्वार के आसपास रह रहा था। तो सुदर्शन शाह अंग्रेजों से सहायता मांगते हैं, और अंग्रेजों से सहायता के, अब सीधी सी बात है अंग्रेज फ्री में तो सहायता देंगे नहीं, लेकिन जो भी हो जिस तरह से इनका शासन था उम्मीद थी कि कम से कम गोरखाओं से तो कम अत्याचार होंगे या अत्याचार करेंगे अंग्रेज। तो इन दोनों के बीच में कुछ समझौता होता है अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के बीच में। और 1815 में फिर क्या होता है, अंग्रेजी सेना गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रीजन को गोरखाओं से मुक्त करा देती है, गोरखाओं से मुक्त। अब इसकी शर्त क्या थी, शर्त इन्होंने ये रखी थी अंग्रेजों ने, ठीक है हम गोरखाओं से आपका गढ़वाल और कुमाऊं रीजन मुक्त तो करा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो अलकनंदा नदी है इसके पूरब का हिस्सा हमारे अधीन रहेगा और पश्चिम का हिस्सा तुम्हारे अधीन रहेगा। तो होता क्या है 1815 के बाद में सुदर्शन शाह फिर सिर्फ और सिर्फ टिहरी राज्य तक सिमट के रह जाते हैं। तो इनका जो साम्राज्य था वो अब छोटा हो गया था, क्योंकि अब अंग्रेजों ने अपने अधीन काफ़ी हिस्सा ले लिया था उत्तराखंड का। और अंग्रेजों के पास क्या आ जाता है, पूरा कुमाऊं रीजन प्लस देहरादून भी अंग्रेज अपने पास ही रखते हैं, और कई सारी शर्तें होती है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो गोरखाओं ने बेसिकली कब तक शासन किया, 1815 तक। और कब कब किया, देखो 25 वर्ष कैसे, क्योंकि 1790 से शुरू कर दिया था उन्होंने कुमाऊं पर, और लगभग 1804 में इन्होंने पूरी तरह से अधिकार कर लिया था गढ़वाल पर। तो गढ़वाल पर कम शासन किया कंपेरेटिवली कुमाऊं के। तो ये तो था उनके शासन के बारे में। अब प्रशासन और कर के बारे में बात कर लें थोड़ी गोरखाओं की। तो होता क्या है, प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन के तौर पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि राज्य को सूबों में बांट देते थे, और सूबा का जो अधिकारी होता था वो होता था सूबेदार, या जिसको हम सुब्बा कहते थे, सुब्बा या सूबेदार। ठीक, प्रथम सूबेदार अगर आपसे पूछा जाए कौन था गोरखाओं की तरफ से, तो वो था जोगमल्ला शाह। और इसी के शासनकाल में, यानी जोगमल्ला शाह के शासनकाल में पहला भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था। पहला भूमि बंदोबस्त कुछ नहीं, भूमि को रेगुलेट करने की एक प्रणाली होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जोगमल्ला साहब प्रथम सूबेदार था। ऐसे लगभग 13-14 सूबेदार हुए हैं गोरखाओं की तरफ से जब तक इनका शासन रहा। जो बुक है, बुक में लगभग 13 सूबेदारों का जिक्र मिलता है। ठीक, इतना समझना है। प्रशासन में बस यही मान के चलो इनके, वैसे इसके साथ में मतलब सूबेदार के साथ में एक और होता था जिसको हम कहते थे काजी। ठीक, इनका सहायक सूबेदारों का, और एक होता था सैन्य अधिकारी, कमांड।
जिसको आप कह सकते हो। तो ऐसा बताया जाता है कि गढ़वाल को उन्होंने 3 कमांड में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं इनके आय की। तो आय की जब बात करते हैं तो प्रमुख जो स्रोत है वो तो भूमि कर ही था, और भूमि कर इन्होंने हद से ज़्यादा बढ़ा रखा था, और एक नहीं अलग अलग तरह के कई सारे कर इन्होंने थोप रखे थे कुमाऊं और गढ़वाल की जनता पर। सबसे फेमस जो है भूमि कर वो है पुगाड़ी कर। ये एक भूमि कर था। इस कर से सैनिक वेतन दिया जाता था, जितने भी सैनिक थे उनको वेतन पुगाड़ी नामक एक कर दिया जाता था। उत्तर गढ़वाल और कुमाऊं की जनता से फिर सैनिकों को वेतन दिया जाता था। एक सूबेदार आया था, मतलब सूबा हम कह सकते हैं, जिसका नाम था अजब सिंह ख्वास, और एक था बमसा इससे पहले जो आया था। तो ये एक दो सूबेदार ऐसे थे, इन्होंने ब्राह्मणों से पता नहीं क्या खुंदक थी, इन्होंने ब्राह्मणों से बेगार भी करवाया और उन पर कर भी लगाया था। तो एक कर लगाया जाता था कुछ ही कर, कुछ ही कर, ये लगाया जाता था ब्राह्मणों पर, ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर। ठीक, ये याद रखना है, लगाया जाने वाला कर। इसके बाद 2-4 कर और हम बात करेंगे क्योंकि उनसे पूछा जा सकता है। टीका कर, विवाह पर देने वाला, विवाह के अवसर पर कर लिया जाता था। अगर कोई विवाह कर रहा है तो उसको टीका कर देना पड़ता था ब्राह्मणों पे। एक आता था शून्य फागुन। देखो उनका दिमाग देखो, गोरखाओं को, अगर वो गोरखाई अपना कोई त्यौहार मनाते थे तो उसका पैसा किससे वसूलते थे? वो एक कर के रूप में उत्तराखंड की जनता से। तो ये गोरखा त्यौहार के लिए तो एक तरह का ये त्यौहार कर था। गोरखाओं का जब त्यौहार की बात आई है तो गोरखाओं को जो प्रमुख त्यौहार था वो था दसाई या दशहरा, जिसको हम कह सकते हैं दसाई या दशहरा। और दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा दुर्गा पूजा। ये 2 प्रमुख त्यौहार मनाते थे गोरखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक और लिया जाता था पिछही कर। पिछही, पिछही को कहीं कहीं आपको घर ही मिलेगा, तो ये को याद करना आसान है। घर ही मतलब घर, ग्रह कर, कोई कर छोड़ा नहीं, इनने 10 कर लगा रखे हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, ग्रह कर हो गया। इसके अलावा एक सलामी करके कर लिया जाता था। एक कर तो नहीं कह सकते, एक तरह से भेंट थी, कर का ही इनडायरेक्टली कह सकते हो, अप्रत्यक्ष रूप से कर कह सकते हो। ये भेंट कर था एक तरह से, मतलब भेंट के रूप में कोई भी चीज़ जो दी जाती थी, या नजराना कह सकते हो आप, उसको हम कहते थे सलामी। ठीक, बलि का नाम एक और आता है गोरखा काल में। तो बलि जो बेसिकली होता है, ये एक तरह के कर वसूलने के नियम होते थे। तो बलि मतलब नियम, किस चीज़ के? कर वसूलने के, कर वसूलने के। तो ये ध्यान रखना है, बलि कोई एक कर नहीं है, बेसिकली कर वसूलने के नियम है। आजकल जब हम दुकानें किराए पे लेते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमें पगड़ी चाहिए, तो शायद हो सकता है ये पगड़ी प्रथा वहीं से चली आ रही है। पगड़ी का मतलब होता था कि जब वो कर, ये भी एक तरह का कर होता था। कौन सा कर? जब संपत्ति एक से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती थी या दी जाती थी, हस्तांतरण कैसे लिखते हैं, हस्तांतरण, हाँ, तब ये कर लगाया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ कर हुए किसके? गोरखाओं के समय के। गोरखाओं ने ब्राह्मणों को दास भी बनाया था उस समय, ये कहते थे कठुआ। कठुआ का मतलब वो ब्राह्मण जिनको गोरखा दास बना लेते थे। ठीक है, गोरखाओं के काल में जो न्यायाधीश होते थे, वैसे तो न्याय प्रणाली बहुत ज़्यादा कुछ होती थी नहीं थी। ठीक है, ये अपने हिसाब से चलते थे। गोरखा जब चाहते थे, इनका गोरखाओं का शासन क्या था, अगर आपने किसी नीची जाति वाले ने ठाकुर या ब्राह्मणों को छू लिया जो कि गोरखाओं से संबंधित हैं, तो उसको ये मृत्युदंड दे देते थे। समझ रहे हो? कोई अगर पाप किया है तो हाथ और नाक काट करवा देते। बड़ा मतलब कहने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है किस तरह से ये लोग शासन करते थे। तो जो बिचारी होते थे, बिचारी एक तरह के न्यायाधीश होते थे गोरखा काल में, न्यायाधीश। ठीक है, तो ये कुछ अधिकारी हैं गोरखा काल में जिनके जिक्र आते हैं। जैसे एक ठाकुरिया करके आता, तो पेंशन प्रधान अधिकारी होते थे। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जो मेन पोर्शन था वो तो मैंने कवर कर लिया है। अगर कुछ छूटा है तो जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहाँ पे हम बात कर लेंगे। तो गोरखाओं का काल कब से कब तक रहा है, ध्यान रखना है। गोरखाकालीन शासन रहा है 1700, क्या लिखेंगे, 1790 से 1815। ठीक है, ये है 15 ईस्वी, पूरा लिखो, ये है गोरखाकालीन। लेकिन ध्यान रखना है कि गढ़वाल पर कम और कुमाऊं पर ज़्यादा समय इनका शासन रहा है। तो अब मुलाकात करेंगे गोरखाकालीन से रिलेटेड उन क्वेश्चंस पर जो अब तक पूछे गए हैं, या उन क्वेश्चंस को जो आगे पूछे जा सकते हैं।